नमस्कार मित्रों, एक बहुत पुराना भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लेकिन पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इसे कुछ इस तरह कहा गया, ऐसी लागी लगन लोगों को हो गई जलन। ऐसा क्यों कहा गया आप सब जानते हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा के जसलीन मथारू के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर पिछले दिनों अनेक तरह के विवादों में घिरे रहे अनूप जलोटा। उनकी कामयाबी का सफ़र भी हम देखेंगे और उनसे इन सब विवादों पर चर्चा भी करेंगे। इन्हीं सब विवादों के बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यंग जनरेशन ने अपने गिटार तो कूड़ेदान में डाल दिए हैं और हारमोनियम की सेल अचानक बढ़ गई है। एक मनचले ने तो यहाँ तक कहा कि स्वर्ग में मिर्जा गालिब की रूह ने प्रभु को कहा कि प्रभु एक बार मुझे फिर दोबारा ज़मीन पर भेज दो। जब उससे कारण पूछा तो मिर्जा गालिब ने कहा कि इस बार मैं गज़ल की बजाय भजन सुनाना चाहूँगा। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, अनूप जलोटा से मिलेंगे, लेकिन पहले देखते हैं उनकी कामयाबी का सफ़र। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा इन दिनों बिग बॉस 12 में अपने और जसलीन मथारू के रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। पर उनका परिचय तना सा बस नहीं है, वो यूं ही भजन सम्राट नहीं बने हैं। इनके पीछे उनकी अथक मेहनत है। नैनीताल में जन्मे अनूप जलोटा के पिता पुरुषोत्तम दास जलोटा भी एक प्रमुख भजन गायक थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ली। इसके बाद लखनऊ के भटकखंड संगीत संस्थान से संगीत की विधिवत शिक्षा ली। अनूप वर्सेटाइल सिंगर हैं, पर उनको घर घर में पहचान मिली उनके गाए भजनों के कारण। जिन भजनों के कारण वो भजन सम्राट बने, दरअसल उसकी कोई विधिवत रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, पर एक भक्तिमय संध्या में गाए गए उनके भजन जब कैसेट के तौर पर बाजार में आए तो वो छा गए। अनूप 8 अलग अलग भाषाओं में गा सकते हैं। अनूप जलोटा अपने निजी जीवन को लेकर हमेशा से विवादों में रहे हैं। उन्होंने 3 बार शादी की है। अनूप फिर से अचानक सुर्खियों में तब आए जब वो बिग बॉस शो में अपनी शिष्या जसलीन मथारू के साथ पहुंचे। कहा जा रहा था कि इनके बीच गुरु शिष्या से ज्यादा का रिश्ता है। अनूप जलोटा ने ऑल इंडिया रेडियो में कोरस गायक के रूप में अपना संगीत करियर शुरू किया और आज भजन के बिग बॉस बनकर लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। तो ये था अनूप जलोटा जी का अब तक का सफ़र, जो पूरी तरह से धार्मिक भजनों पर आधारित था। अब वे अपने प्रशंसकों के बीच एक नए अवतार में आ चुके हैं। क्या है और क्या है सच्चाई इन सब विवादों की, जानने के लिए आइए मिलते हैं अनूप जी से। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। अनूप जी, सारे विवाद को, जसलीन प्रेम प्रसंग को अगर आप किसी गज़ल या गाने के माध्यम से कहना चाहें तो क्या कहेंगे? सुनिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। आप मानते हैं कि लोग तो कहेंगे, लेकिन हम अपनी मस्ती में अपने हिसाब से हम चलते रहें। सही राह चलना है, लोगों को बोलने। हाँ, क्योंकि हम अपने लिए आंसरेबल हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं हैं। सही। अगर हम अपनी नज़रों में ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। हर रोज़ आपको हम चैनल पर देखते थे और आपके प्रशंसक भी, उनके कईयों के हृदय को भी ठेस पहुंची। मैं राकेश जी 1.5 महीना अंदर था बिग बॉस हाउस में और मुझे कुछ नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से सारे कनेक्शन तोड़ दिए जाते हैं। ना आपके पास फ़ोन होता है, ना न्यूज़पेपर होता है, ना टीवी होता है। आपको कुछ नहीं पता था कि आपके प्रशंसकों के दिल को कितनी ठेस पहुंची है? इतना भी नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। मैं 1.5 महीने बाद जब वापस वहाँ से निकला तो सबसे पहले मैं अपनी माँ से मिला और उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि जसलीन कहाँ है, आपकी होने वाली पत्नी? नहीं, सोचे ना क्या। उन्होंने मुझे ये पूछा कि जसलीन कौन है। उनको पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार में कोई उसको जानता ही नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है ऐसा। जसलीन हमसे 3-3.5 साल में 5 बार मेरे घर आई है। मैं 6 बार उसके घर गया हूँ।
और उसके माता पिता के साथ बैठ के चाय पिए। तो प्रेमिका से घर पर बुलाना और घर पर जाना थोड़ी होगा, प्रेमिका से तो बाहर जाकर मिला जाता है। ये भी तो बताते हैं आपको। और उससे 3-4 बार एयरपोर्ट पे मिले हैं, जब वो कहीं प्रोग्राम पे जा रही, हम भी प्रोग्राम पे जा रहे हैं। तय हो जाता था कि एयरपोर्ट पर मिलेंगे और वहीं पर ये भी गलत है, इसमें कुछ दम नहीं है। हम किसी फ्लाइट में जा रहे हैं, देखा तो वो भी बैठी है, तो हेलो भाई क्या हाल है, हमारे सारे म्यूजिशियन भी मिल लिए, हेलो कर लिए। हुआ क्या है एक्चुअली कि मुझे जसलीन का फ़ोन आया कि अनूप जी मुझे बिग बॉस में बुलाया है। अरे मैंने कहा जाओ, लाइफ बन गई तुम्हारी, अब क्या चाहिए, नाम हो जाएगा। कहती नहीं, उसमें अड़चन ये है कि उन्होंने कहा एक जोड़ी में बन के आई है, विचित्र जोड़ी बना के लाई है। तो मैंने कहा जाओ किसी को बना लो जोड़ी, इतने सारे लोग हैं। वो तो प्रोग्राम करती रहती है, कभी मीका के साथ, कभी सुखविंदर के साथ, और भी आर्टिस्ट के साथ। मैंने कहा जाओ। हाँ, उसकी इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं रही, डर्टी बॉस में भी उसकी जो भी है उनके साथ। मैंने कहा उनके साथ जाओ। अरे मैंने कहा मेरे पास टाइम कहाँ इतना है, इतना दुनिया भर में प्रोग्राम करता हूँ, बिजी रहता हूँ। खैर फिर उसके फ़ोन, उनके पिताजी का फ़ोन आ गया, उनको मैं पहले से जानता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं करना। खैर दोनों ने कुछ कर करा के मुझे मना लिया कि आप चलें। तो मैंने कहा ठीक है, हम गुरु शिष्य बन के जाएंगे। तो ये तय हो गया मेरे बीच, जसलीन के बीच और जसलीन के पिताजी के बीच कि हम गुरु शिष्य बन के जाएंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लिया बिग बॉस से। उसके बाद 6 दिन पहले बिग बॉस के शो के उन लोगों ने जसलीन को उठा लिया, अपने आउट हाउस में ले गए। अब जसलीन से कोई कांटेक्ट नहीं, वो 6 दिन पहले ही उन लोगों ने उसको उठा लिया, उनका सिस्टम है। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो तय कर चुके हैं ना, उसके पिताजी, मैं और जसलीन तय कर चुके हैं कि एज गुरु शिष्य हम जाने वाले। तो ले गए तो ले गए, स्टेज पे तो वो बोल ही देगी। और हमने जो थोड़े प्रोमो बनाए थे प्रमोशन के लिए, वो इसी तरह बनाए थे कि जी हम लोग का रोमांस है, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कहा ये सब प्रोमो बनाओ, वहाँ पर मैं कहूँगा सलमान खान को कि मेरी एक शिष्य आई है जो मेरे साथ गाना सीखती है, जसलीन आई है। और वही हुआ, सलमान खान ने पूछा आपके साथ कौन आया, मैंने कहा जसलीन आई है, मेरी स्टूडेंट है, मुझसे गाना सीखती है। अच्छा। फिर जसलीन आई, उसने कह दिया हम तो इनके रिलेशनशिप में 3-3.5 साल से। अब वहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि हम उससे इस बारे में कुछ डिस्कस कर सकें, कुछ डिनाई कर सकें, कुछ पूछ सकें क्या हुआ। उसके बाद तो सीधा बिग बॉस के अंदर जाना है, गेट खुला हुआ है। अब मैं जो हूँ बड़ा हिम्मती आदमी हूँ, बहुत हिम्मत वाला। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा कहती हो तो चलो 2-4 हफ्ते ऐसे ही गुजारते हैं, फिर बाद में बाहर आके कह देंगे सबको। और हम बिग बॉस के अंदर चले गए। मैंने वहाँ पर यही चीज़ बना के रखी कि जी हम लोग का अफेयर है, लेकिन लोगों ने अगर केमिस्ट्री देखी होगी तो एक बार भी मैंने उसको वहाँ टच नहीं किया, मैंने उसको गले नहीं लगाया। वहाँ पर टच नहीं किया। लेकिन जब आपका 65th बर्थडे था, उसमें जसलीन आई थी और आपकी बड़ी इंटीमेट फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। फ़ोटो तो सब ने वहाँ खिंचाई थी, उस तरह की आपको 50 फ़ोटो मिल जाएंगे लोगों के साथ। बर्थडे है, लोग एकदम गले लग के फ़ोटो खिंचाते हैं। तो 65th बर्थडे पे वो डेफिनेटली हमारे घर आई थी, और भी बहुत लोग आए हुए थे। सबके ऐसे फ़ोटो हैं, अगर मैं आपको दिखा दूँ, सब लोग मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी लेकिन चाहने और प्यार करने वालों में यंग गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। लोग मुझे जवान समझते हैं, मैं 65 का यंग मैन हूँ, तो अच्छी बात है, इसमें बुराई कहाँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे अफेयर कर लूँ, ये तो गलत बात है। मेरा नहीं है ऐसा। वो लोग इज्जत भी करते हैं, साथ में प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, वो इज्जत देता हूँ। और उसके बाद यही हुआ कि हम अंदर गए, 1.5 महीना मैं अंदर रहा, और बाहर आते ही मैंने सबसे पहले उसके फादर को फ़ोन किया कि देखिए हम लोगों का तय हुआ था। मैंने वहाँ सलमान खान को बोला था कि मैं अपने शिष्या के साथ यहाँ आया हूँ। अब जसलीन ने कुछ और बोल दिया, कहने लगे इसीलिए के लिए तो हम नाराज़ हैं। जसलीन के फादर के साथ हमारा ये तय हुआ कि जब जसलीन की शादी होगी तो हम दोनों मिल के कन्यादान करेंगे उसका। मतलब आप जसलीन को बेटी की निगाह से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बच्ची की निगाह से। आपको याद है उसने मुझे यहाँ किस किया था उस प्रोग्राम में? हाँ, देखा था आपने? हाँ। क्या बच्चे अपने माता पिता को यहाँ किस नहीं करते हैं? करते हैं ना। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि इधर मत करना, मैं चाहता हूँ कोई और करे यहाँ। उसको एंटरटेनमेंट बनाया, ड्रामा बनाया।
और उसके बाद में मैंने उसको ये कहा, चलने दो, ये तुमने ऐसा बोला है 1.5 महीना ऐसे ही चलने दो। और बाहर आते ही मैंने पूरी बात जो है साफ साफ सबको बता दी और आपको भी बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अपने लाखों करोड़ों जो प्रशंसक थे, जो आपको धार्मिक भजन सिंगर के रूप में देखते थे, उनके साथ में आपने चीट किया। बिल्कुल भी नहीं, चीट तो तब करूँ ना अगर लोग देखते कि मैं उसके साथ कुछ कर रहा हूँ। अगर लोग मुझे उसके साथ गले लग के कुछ ऐसा करते हुए देखते तो लोगों को ठेस पहुँचती। लोगों ने देखा ही नहीं। आपने देखा मुझे उसके साथ कुछ करते हुए पूरे शो में, तो किस बात की ठेस? प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? मेरे भजनों को सुनकर लोगों ने मुझे संत महात्मा समझ लिया है। लोग मुझे जो रिस्पेक्टेड, जो आदरणीय संतों की श्रेणी है उसमें मुझे लगा दिया है। मैं वो नहीं हूँ, तो मुझे उस श्रेणी में नहीं आना है। वो श्रेणी बहुत आदरणीय है, वो बहुत पवित्र श्रेणी है, लेकिन वो लोग मुझे चाहते बहुत हैं क्योंकि वो मेरे भजन पसंद करते हैं। तो अगर वो भजन पसंद करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भजन बहुत अच्छा गाता है, इसके हाथ में तो कमंडल होना चाहिए, एक लाठी होनी चाहिए और ये सड़क पे गाता हुआ जाए। अब उसको मैं जब मर्सिडीज़ में घूमता हूँ तो लोग कहते हैं अरे ये भजन गायक कैसे हो सकता है? हमारे देश की जनता बड़ी भोली है जी। अजीब सी वो बात है। फिल्मों में किसी को राम का चरित्र और कृष्ण का चरित्र वही गाना करते हुए देते। देखती है तो उसके पांव छूने लग अब जाती ये है। बताइए, जय संतोषी माँ फिल्म आई तो लोगों ने पर्दे पर पैसे फेंकने शुरू कर दिए थे, भेंट चढ़ानी शुरू कर दी तो थी। ये बात अच्छी नहीं है यार। समझने वाली बात है कि मैं जब गज़ल गाता हूँ लोग मेरी गज़ल पसंद करते हैं, मैं भजन गाता हूँ भजन पसंद करते हैं, फिल्मी गाने गाता हूँ फिल्मी आपके आया था मैं, वहाँ कितने फिल्मी गाने गाए, लोग फिल्मी गाना पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी इमेज मत बनाइए किसी संत महात्मा की। मेरे भजन पसंद करते हैं, मैं वहाँ तक खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। आप मुझको वो मत बनाइए। लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना, अरे अनूप जी तो मर्सिडीज में बैठते हैं। मतलब मुझे कमंडल हाथ में लेके और धोती पहन के निकल जाना चाहिए हिमालय की तरफ। अरे मैं वो नहीं हूँ। मैं जो काम करता हूँ वो बहुत तरीके से करता हूँ और वो लोगों को अच्छा लगता है, भजन उन पे अफेक्ट करते हैं। बस इतनी सी बात है। मुझे ये जसलीन और ये किसी के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मेरा किसी से कुछ होगा, मैं राकेश जी सबसे पहले आपको आगे बताऊंगा कि मेरा आपसे बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मैं आपको आगे बताऊंगा, देखिए आजकल मुझे उससे जो है बड़ा लगाव हो गया है और मैं आपसे मिलाऊंगा। अरे मैंने अपने घर में नहीं मिलाया, अपनी माँ से नहीं मिलाया, अपने भाई बहन किसी से नहीं मिलाया, तो फिर कैसे ये संबंध संभव हो सकता है? यानी आप एक टाइप्ड इमेज से हट करके और मल्टी टैलेंटेड जनरल इमेज आप बनाना चाहते हैं। जनरल भजन गाना, गज़ल गाना नहीं बनाना चाहते। हम शुरू से ही गा रहे हैं। हमने इमेज के लिए ये सब नहीं किया है। अगर हमको भजन की इमेज बनानी होती तो हम गज़ल क्यों गाते? और अगर गज़ल की बनानी होती तो हम फिल्मों में क्यों गाते? हम फिल्मों में रोल क्यों करते? हम फिल्मों में छोटे छोटे जो म्यूज़िक डायरेक्शन है वो क्यों देते? इमेज से तो हमारा मतलब ही नहीं है। हम अपना काम करें। देखिए गुरु नानक जी ने लिखा है, जो हम एक शब्द गाते, साधो मन का मान त्यागो, दुख सुख दोनों सम करी जाने, दोनों को एक समझो। और मान अपमान को भी एक समझो। और हरक शोक ते रहे अतीता, जो बहुत बड़ा शोक हो जाए, बहुत बड़ा खुशी हो जाए, उसको एक समझो। तीन जग तत्व पहचाना, वही ईश्वर को पहचान सकता है। मेरे अंदर वो भाव है। मैं मान और अपमान से भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि मान भी उसने दिया है, अपमान भी उसने दिया है। अपना कर्म सही होना चाहिए। मुझे कभी लोग ऐसे कुछ अभद्र काम करते हुए नहीं देखेंगे, न देखा है। अनूप जी, आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा समस्या रही, पहली हाँ, पत्नी, दूसरी बिल्कुल। पत्नी, तीसरी भी गई। बिल्कुल। तो आपको एक आवश्यकता महसूस होती होगी कि भले ही आप 65 वर्ष की उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो लगता होगा कि एक जीवन साथी की आवश्यकता है। मेरा बहुत सुंदर परिवार है। मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा है, अमेरिका में आजकल काम कर रहा है। मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, मेरे भाई भाभियाँ सब बहुत अच्छे हैं। मेरा ऑलरेडी ये बहुत सुंदर परिवार है। मुझे इस परिवार में और ज़रूरत नहीं है कि मुझे और कहीं बाहर प्यार ढूंढना पड़े। मैंने बहुत देखा, बहुत प्यार मिला, बहुत आनंद लिया। मेरे भाग्य में वैवाहिक जीवन नहीं है। 3 बार गड़बड़ हुआ और तीनों बार जो लोग जानते हैं मेरे कारण नहीं हुआ, ये हुआ।
मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग अब सुख से रह रहे हैं। एक पत्नी मेधा, वो तो हेल्थ का गड़बड़ थी, वो चली गई, लेकिन उसके पहले जो 2 हैं आनंद करें, भगवान उनको सुखी रखे। लेकिन अब मुझे विवाह करने की ना आवश्यकता है ना मैं चाहता हूँ, और मैं बहुत सुखी हूँ। आप देखिएगा, सुनिएगा, भविष्य में भी हमारे आपके तो घरेलू संबंध हैं, ना आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। मैं एक बार आपने मुझसे पूछा था कि भाई ऐसा सुनते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड्स और ये है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं दिल्ली इतनी बार आता हूँ, आपने मुझे कभी देखा है किसी लड़की के साथ? मैं आपके घर आता हूँ, आप होटल आते हैं, हम लोग होटल में मीटिंग करते हैं, आप मेरे कॉन्सर्ट में आते हैं, आपने कभी देखा है? मेरा जो थोड़ा सा इमेज, जो मेरा नाम बना हुआ, उसमें कुछ लोगों को धक्का लगा है, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ अगर उनको मेरे कारण धक्का लगा है, जबकि मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की धक्का देने की। मैंने कोई ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं किया पूरे बिग बॉस में जो आपको धक्का दे। इसलिए आप लोग अपने मन को शांत करें, उसी प्रकार से हमारे संगीत को सुने, उसका आनंद लें। अनूप जी, आप भजन सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और पिछले 40 वर्षों में कोई भी मेल सिंगर भजन का आपके मुकाबले नहीं आया। कुछ अच्छे से 2-3 भजन आपके हो जाए। ज़रूर सुनिए। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक और सुनिए। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। एक और सुनाता हूँ। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। बहुत सुंदर अनूप जी, बहुत अच्छे आपके भजन। अब लोग मुझे कहने लगे हैं भजन का बिग बॉस। भजन अनूप जी, आपको लगता है कि भजनों के लिए जितनी लोकप्रियता आपने हासिल की, गज़लों में भी और दूसरे गानों में भी आप उसी तरह से लोकप्रिय हैं और होंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मेरा नाम गज़लों में हुआ था। मेरा जो पहला एल्बम आया था बहुत पॉपुलर हुआ था, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है और वो गज़लें। तो हम जगजीत सिंह, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, हम लोग के प्रोग्राम होने लगे थे साथ साथ। उसके बाद एक मेरा भजन का एल्बम आया, भजन संध्या, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसमें ऐसी लागी लगन, रंग दे चुनरिया, अब हर घर घर में वही बजने लगा। तो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, ये तो भजन सम्राट है जी, इनसे और कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अरे भी संगीत ही है ना, वो गज़ल भी गान संगीत है, भजन भी संगीत है, शास्त्रीय संगीत भी संगीत है, फिल्मी संगीत भी संगीत है, कुछ भी गाओ। तो मुझे लोगों ने अगर भजन में स्वीकार किया है, मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। लेकिन एक और ईश्वर ने मुझ पर कृपा की कि पिछले 40 साल में भजन में फिर और कोई नज़दीक नहीं आ पाया। ये अभी तक बनी हुई है बात, ये ईश्वर की कृपा है, ये मेरी कोई अपनी विशेषता नहीं है। ईश्वर जिसको चाहता है नवाजता है, नवाजता है। इसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऑल इंडिया रेडियो के कोरस गायक से लेकर के और देश के नंबर 1 भजन गायक तक का आपका जो सफर इसको मैं रहा। संघर्ष नहीं मानता, ये ट्रेनिंग है, ये वो ट्रेनिंग पीरियड है। आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का जीवन में? मेरा भगवान ने नाम जल्दी कर दिया। मैं 5 साल और शास्त्रीय संगीत अपने पिताजी से सीखना चाहता था, जो मैं सीख रहा था। अचानक वो एल्बम ने मुझे सारी दुनिया में लोकप्रिय कर दिया और मेरी ट्रैवलिंग शुरू हो गई। अमेरिका जा रहा, इधर जा रहा, भजन सम्राट अनूप जलोटा, ये वो। और मेरी उन दिनों ट्रेनिंग चल रही थी क्लासिकल की, पिताजी से मैं बैठ के सीखता था, वो बंद हो गई। वो दुख है मेरे मन में, रिग्रेट है कि इतना जल्दी मुझे ईश्वर ने लोकप्रिय क्यों किया और 5 साल रुक जाता।
वो एल्बम 5 साल बाद आ जाता, लेकिन नहीं, उनकी इच्छा थी। और वो एल्बम मैंने बनाया भी नहीं था। राकेश जी, ये तो कमाल की बात है, वो भजन संध्या मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं था। एक हरे कृष्णा मंदिर में कार्यक्रम किया था बम्बई में। कार्यक्रम के 2 महीने बाद मुझे फ़ोन आया, जी आपने जो उस दिन गाया था वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, ज़रा सुन लीजिए। तो मैंने रिकॉर्ड सुना, उसमें हम 3 थे। मैं गाना गा रहा हूँ हारमोनियम पे, तबले पे रूप कुमार राठौड़ हैं, और गिटार में गुरदीप सिंह गिटार बजा रहे हैं। 3 लोग। तो मैंने जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग ठीक नहीं लग रही है, वीक लग रही है, कुछ और होना चाहिए, इसमें कम से कम मंजीरा तो ऐड कर दो। तो हमने इंद्रू आत्मा को बुलाया, चंद्रू आत्मा जी, CH आत्मा जी के छोटे भाई को, कि तुम आके ज़रा मंजीरा इसमें ऐड कर दो रिकॉर्डिंग में। वो ऐड किया। फिर रिकॉर्डिंग सुनने में थोड़ा ठीक लगने लगी। मैंने कहा चलो अब इसको रिलीज़ कर दो। पॉलीडोर ने रिलीज़ कर दिया, तूफान मच गया। हर घर में ऐसी लागी लगन। आपको तो वो दिन याद है कि हर एक कार में भी ऐसी लागिन बज रहा है, मैया मोरी घर में भी बज रहा है, रंग दे चुनरिया स्कूल में बज रहा है, सब बच्चे गा रहे हैं। वो प्लान नहीं की थी रिकॉर्डिंग, वो ईश्वर ने की रही, भगवान के चरणों में बैठ के गाई थी। तो उसने मुझे जल्दी नाम दे दिया। अब जब नाम दे ही दिया, लग गया उसके पीछे, और आज तक वही गाने गा रहे हैं जो फर्स्ट एल्बम में थे। इतने सालों से लोग वही सुनते हैं, 2-4 नई चीज़ें सुनते हैं, बाकी वही सुनते हैं। ये था सफ़र। अनूप जी, आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है। हर तरह के आप गाने भजन सब गाते हैं, और हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी गाते हैं। जी। यहाँ की प्रांतीय भाषाएं जो हैं, जैसे मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो देखिए आप यूपी फोक सुनिए। हो गुरिया रे गुरिया रे गुरिया रे गुरिया रे गुरिया रे, हो गुरिया मारो ना नजरिया, हो जियरा लहर लोट हो जाए, गुरिया मारो ना नजरिया, हो जियरा लहर लोट हो जाए, जियरा लहर लोट हो जाए, जियरा लहर लोट हो जाए, गुरिया मारो ना नजरिया, हो जियरा लहर लोट हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत खूब। अनूप जी, आपका घर घर में नाम हो गया, हर व्यक्ति आपको जानता है, पहचानता है। आपकी किसी तरह की राजनीतिक अभिलाषाएं हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझे कभी राज्यसभा के माध्यम से सेवा करने का अवसर देंगे, तो मैं कलाकारों को जो चीज़ें सही मिलनी चाहिए, जो प्राप्त नहीं होती हैं, वो मैं ज़रूर उनको मुहैया कराऊंगा। उस हिसाब से अगर मुझे सरकार लेना चाहे तो मैं उनके पास आऊँगा। मुझे प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर बनाया था, मैंने 2 वर्ष काम किया। अभी भी मुझे मेंबर बनाया है, वो पूना इंस्टीट्यूट का बनाया है। काम मुझे वो देते रहते हैं। लेकिन अगर कभी मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाएंगे तो मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलूँगा, मैं कलाकारों के भले के लिए कुछ काम करूँगा, और बहुत ज़बरदस्त करूँगा। राजनीतिक दृष्टि से आप अपने आप को किस विचारधारा के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं? मैं बचपन से जनसंघी हूँ। मेरा बचपन से संबंध नानाजी देशमुख से, अटल जी से, उपाध्याय जी को भी मैं मिला हूँ। मैं शाखा में जाता था भजन गाने, अटल जी के साथ भी जाता था बचपन में, और वहाँ जाके अश्वनी कुमार जी मेरे चाचा हैं। तो हम लोगों ने सबने काम किया है। अडवाणी जी के साथ मैं बचपन में 10 साल की उम्र से हमारे उनके संबंध हैं। तो मैं पूरी तरह से डिवोटेड हूँ अब भारतीय जनता पार्टी को। जो उनका आदेश होगा, जब आदेश होगा, मैं पहुँच जाऊँगा उनका काम करने। जो काम देंगे वो मैं करूँगा, लेकिन उनको ये पता है कि मैं कला के माध्यम को छोड़ के दूसरा काम नहीं करना चाहता हूँ, ये उनको अच्छी तरह पता है। लेकिन आपको लगता है कि कलाकारों को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका भला जो है, वो मैं जो कार्य करूँगा, राजनीति में जाके कार्य होगा ना, घर में बैठ के तो नहीं होगा। अगर मुझे करना होगा, अब जैसे कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट 70 साल की उम्र तक बहुत सक्रिय रहता है, खूब पैसे कमाता है, और उससे खूब टैक्स लिया जाता है, टैक्स वो भरता है। 70 साल के बाद उसका काम बंद हो जाता है, 70-75। उसके बाद उतना उसके पास स्टेमिना नहीं रहता कि वो 3 घंटे का कॉन्सर्ट करे।
अब सरकार का फ़र्ज़ है कि उसको उस उम्र से टैक्स वापस करे, कि जो उसने टैक्स भरा है वो टैक्स उसको अब उस उम्र से एक इंस्टॉलमेंट में वापस करता जाए, कि उसकी वहाँ से ज़िंदगी जो है ठीक गुजरे। ये विदेशों में है। सीनियर सिटीजन्स को वहाँ पैसे मिलते हैं जो काम नहीं करते हैं 60 साल की उम्र के बाद। इंग्लैंड में भी मिलते हैं, अमेरिका में भी मिलते हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? अब हमारा देश कोई गरीब देश नहीं है, हमारे देश के पास बहुत पैसा है, क्योंकि अब हमारे देश में स्कैम बंद हो गए हैं। गरीब देश हमारे यहाँ तब था जब यहाँ रोज़ 1 लाख करोड़ डॉलर की चोरी होती थी। अब हमारे यहाँ चोरी नहीं है। अब हमारे यहाँ जो पैसा है सब देश में हमारी फंड में है। तो अब ऐसी अवस्था में कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए सोचना चाहिए, जिसने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हों, वो आदमी 75 साल के बाद क्या करेगा? तो उसको वो टैक्स जो है वापस करना शुरू करो यार, तो अब आप जीवन में रहिए। सीनियर सिटीजन फंड हर एक को मिलना, जैसे कुछ किया, जैसे इंडियन एयरलाइन में सीनियर सिटीजन को, 60 साल के ऊपर वाले को 50% लगते हैं टिकट खरीदने में। रेलवे में भी 50% है, लेकिन उससे क्या होगा? वो ट्रैवल कैसे करेगा? उसके पास पैसे ही नहीं है। आप उसको देना शुरू करिए, ये सरकार को काम करना चाहिए। इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे मैं काम करूँगा अगर मुझे बुलाएंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपका एक नया सफ़र शुरू हुआ है और आपके प्रशंसक भी इन सब बातों को सुनकर, जो उनको शायद ठेस पहुंची होगी, उनको कहना कोई संतुष्टि मिली होगी कि अनूप जी एक नए अवतार में, एक नई विचारधारा के साथ आपके बीच आ रहे हैं, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम दर्शकों को इन्हीं भजनों के साथ छोड़े जाते हैं। आप आनंद लीजिए भजनों का भी, और अनूप जलोटा जी की गज़लों का भी, और आने वाले समय में इनके नए नए गानों का भी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।